We explored the relationship of Buddhism with nature in our video 2500 years ago. Buddhism originated in India. We visited Sikkim to get a real life experience of Buddhism. We visited Seoul, South Korea, to feel its Buddhist soul. In New Delhi, an exhibition mounted by IGNCA traced the life of Alexander Choma, who travelled from Holland to India to study Buddhism. At a time when European voyages across the seas were mainly for spices and trade, what made Choma reach out to the East for its Buddhist text and writings? We had many questions for Mohit, the IGNCA research scholar in Buddhism. क्या आज के दिन में जो कंज्यूमरिज्म का टाइम है, जो बड़ा शैलो लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को सोचने का है, क्या यहाँ अगर रिलीजन थॉट एज इट वर्क्स इन डे टू डे लाइफ, क्या उसको अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो कुछ फ़र्क पड़ सकता है क्या? कि बुद्धिज़्म से कौन सा चीज़ है जो ज़रूर सब जगह पे आनी चाहिए, या हिंदुज़्म से कौन सी चीज़ है जो सब जगह पे जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? जैसे एक रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बहुत फेमस पंक्ति है कि मानव इतिहास में ऐसा शख्स ने कभी जन्म नहीं लिया जैसा महात्मा बुद्ध थे। उसका कारण एक ये लिखता है कि बुद्ध का जो धम्म था वो मध्यम मार्ग पे बेस्ड था। एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि 2500 ईयर्स अगो तब भी पानी के लिए झगड़ा हुआ था, तब भी रिसोर्सेज के लिए झगड़ा हुआ था। जब महात्मा बुद्ध जीवित थे तब भी लिच्छवी गणराज्य और शाक्य गणराज्य में पानी के लिए झगड़ा हुआ था। तब रिसोर्सेज के लिए झगड़ा हुआ है 2500 ईयर्स अगो, तो अब तो वो आज तो ऑब्वियस सी बात है। तब महात्मा बुद्ध ने जो उनका मध्यम मार्ग है उससे झगड़ा बंद करवाया था, जो कि है 4 नोबल ट्रूथ्स जो है महात्मा बुद्ध के। इसमें चौथा है कि अवॉइडिंग द एक्सट्रीमिटीज़, मध्यम मार्ग अपनाया जाए। तो जिसमें उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी दोनों गणराज्यों को सेक्रीफाइस करने को बोला था, लिच्छवियों को भी और शाक्यों को भी, जिससे वो पानी का झगड़ा ख़त्म हो गया। तो अभी आप देख सकते पूरे वर्ल्ड में ये डैम्स बन रहे हैं बड़े बड़े नदियों पे, पानी के वाटरवेज को ब्लॉक किया जा रहा है। आप देखिए ये कितना प्रैक्टिकल एक समाधान है इन चीज़ों का कि अगर थोड़ा सा मध्यम मार्ग अपनाया जाए तो कई देशों के झगड़े आप देख सकते हैं कि सुलझ सकते हैं। और जो ये चीज़ मटेरियलिस्टिक सोच जो है, भौतिकवादी सोच जो है, उस पर भी आप देखेंगे कि उसमें भी काम करती है कि अगर हम एक्सट्रीमिटीज़ अवॉइड करें हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, तो एक जीवन में सादगी आए तो कंज्यूमरिज्म जो है वो अपने आप कम हो सकता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, फिर भी मैं क्यों ख़रीदूँ, या मैं ये छोड़ सकता हूँ चीज़, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है
इतना भंडार इकट्ठा करने की। तो ये बुद्ध का जो वचन है ये बड़ा प्रैक्टिकल है, बड़ा जिसको कहते हैं हम प्रासंगिक है, पूरे विश्व में सभी जगह पे तब भी था, आज भी है। तो इस मामले में बुद्धिज़्म जो है ये बड़ा कहते हैं प्रभावशाली है। और वैसे तो सभी धर्म सभी डॉक्ट्रिन्स जो हैं वो अच्छा ही उनका सोच है, अनुशासन सिखाते हैं और एक कहते हैं एक मार्ग सिखाते हैं जीवन जीने का। जैसे इस्लाम में डिसिप्लिन बहुत है, पर एक दुनिया पूरे वर्ल्ड में एक ट्रेंड रहा है कि किस तरफ झुकती है दुनिया। जो धर्म समझ में आ जाता है, जो धर्म सिंपल होता है, जो सहज होता है। मेरे ख्याल से बुद्धिज़्म इतना वास्ट, इतना इसलिए फैला क्योंकि बहुत सिंपल था, बहुत सरल था। बुद्ध के वचन बहुत सिंपल थे, लोगों को आराम से ग्रास्प कर लेते, समझ में आ जाते थे। तो ये बुद्धिज़्म के फैलने का भी कारण था सबसे बड़ा, और इतने लोगों ने अपनाया। और आप देखिए पूरा एशिया में उसके फैलने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। और आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है, उतना प्रैक्टिकल है। रिसोर्सेस ओनरशिप की बजाय ट्रस्टीशिप की तरफ लेके गए, कैसे वो हुआ? और ये है कि जहाँ ये हुआ, अगर ओनरशिप है तो मुझे लगता है मेरा है, मैंने सब उसको यूज़ कर लेना है। जी अगर ट्रस्टीशिप है जी तो बिल्कुल डिफरेंट उसका इंटरप्रिटेशन हो जी, जाता है। जी मैं ट्रस्टी हूँ, जी मैं यूज़ तो कर सकता हूँ, जी पर सबका है, सबका। वो कैसे उधर से आता है? और इसमें आप देखेंगे कि जो हिंदू वेदांत परंपरा है, वेदांत की परंपरा बहुत इसमें समृद्ध है। आप देख सकते हैं कि आप ये नहीं बता सकते ऋग्वेद किसने लिखा है, आप ये नहीं बता सकते अथर्ववेद किसने लिखा है, या ये वेद किसने लिखे थे। ये तो ओरल ट्रेडिशन थे। इवन बुद्ध के वचन जो है त्रिपिटक, ये भी ओरल ट्रेडिशन थे, मौखिक परंपरा है। तो कोई यूँ क्लेम नहीं करता कि मैंने लिखा है। ये सभी कहते हैं कि ये एक धारा है जो बहती आ रही है, हम सिर्फ माध्यम बने। तो एक ये भी ट्रस्टीशिप दिखाता है इसमें कि कोई नहीं जानता ऋग्वेद किसने आगे बढ़ा है। ये सिर्फ एक परंपरा चलती है, किसी ने कभी इसमें अपना क्लेम नहीं किया। कोई नाम नहीं जानता कि किस ऋषि ने कौन सा सूक्त कहा है, कोई नहीं जानता। तो एक इस मामले में आप देखें वेदांत बड़ा समृद्ध है कि कैसे आगे बढ़ती गई एक परंपरा। तो कोई अपना कहते कि ये मेरा है, ये अहंकार है ही नहीं इस परंपरा में। तो ये बहुत सीखने वाली बात है। ऐसे ही जो इंस्पिरेशनल थॉट है सारे रिलीजन्स का, वैसे तो इंस्पिरेशनल थॉट यही है कि ज़्यादा समझ आए, जी ज़्यादा आपका इंटेंस एक्सपीरियंस हो, ज़्यादा आप उसको इंटरनलाइज कर पाएँ और फिर उसको आगे लेके जा पाएँ। तो ये कॉन्टेक्स्ट में बुद्धिज़्म की कोई स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, कोई थॉट ऐसा आता है क्या? और सबसे बड़ा तो बुद्ध के जो वचन है वही है, जन्मपि दुक्खा, जरापि दुक्खा, व्याधपि दुक्खा। देयर इज़ लाइफ, देयर इज़ सफरिंग। बुद्ध कहते हैं कि हम कुछ भी हो, लाइफ है तो सफरिंग है। इफ देयर इज़ सफरिंग, देयर इज़ अ रीज़न टू सफरिंग। एक दुख है तो उसका कारण है। इफ देयर इज़ अ रीज़न टू सफरिंग, देयर इज़ सेसेशन ऑफ सफरिंग। एंड इफ यू नो द रीज़न टू सफरिंग, देयर विल बी सेसेशन ऑफ सफरिंग, विच इज़ सजेस्टेड बाय बुद्धा, द 4 नोबल ट्रूथ्स, द 8-fold path suggested by बुद्धा। तो ये 4 कहते हैं कि एक ऐसा 4 वचन जो है बुद्ध के, ये बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत प्रैक्टिकल है कि हम कोई भी हों, सफरिंग एक पार्ट है लाइफ का, और उसका कारण है। उस कारण को जानो तो सेसेशन है सफरिंग का। और जो बुद्ध का 8-fold path है, वो मध्यम मार्ग जो कि है, वो अगर व्यक्ति अपनाए तो उस सफरिंग को हार्नेस कर सकता है, उससे कोई बच तो सकता नहीं। तो ये बहुत हम सभी के सीखने का एक वो बन सकता है कि ये 4 सिंपल नोबल ट्रूथ जो है बुद्ध के, जिसको कहते हैं कि एक रास्ते चलते इंसान के भी समझ में आ जाए और कोई बहुत बड़े विद्वान के भी समझ में आ जाए। ये इस तरह के 4 वचन हैं जो सभी के समझ में आ जाए। कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें ये
बात कही गई है और हर एक उसको चारों को कैसे कैसे वो करना है, इंटरप्रेट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। वैसे तो जो कुछ बुद्ध ने कहा है वो त्रिपिटक में है। त्रि माने तीन, पिटक माने पिटारा, पिटक बास्केट, थ्री बास्केट्स, अब अभिन्न अभिधम्म पिटक, सुत्त अभिन्न पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये तीन पिटक मिलके बुद्ध ने जो कुछ कहा है इसको कंपाइल किया गया बुद्धिस्ट स्कॉलर्स द्वारा, और इसमें सभी एग्री करते हैं। आनंद द्वारा रेक्टिफाई किया गया, जो बुद्ध के शिष्य भी थे और बुद्ध के सर्वेंट भी थे चीफ। आनंद ने इसको रेक्टिफाई किया गया था, हाँ ये बुद्ध के वचन हैं, और जिसमें प्रमुख ये चारों ही हैं, बुद्ध के 4 नोबल ट्रूथ्स। त्रिपिटक मुख्य ग्रंथ है जिससे हम ये रेक्टिफाई कर सकते हैं। जब कंपैरेटिव स्टडी रिलीजन्स की हम बात करते हैं तो ऐसा कैसे होता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है अपने आप जी जब कंपैरेटिव स्टडी जी रिलीजन्स की करते हैं? जी ये हो सकता है उसका कोई ऐसा कहीं कोई रहा होगा जिसने रिलीजन को अपने तरीके से प्रोपेगेट करने का कोशिश किया और उसको पावर सेंटर बनने का जी वो था, या उसको एज पावर यूज़ किया, उसकी बजाय जिसने उसको वे ऑफ लाइफ यूज़ किया, वे ऑफ लाइफ की तरह से वो किया, उनके और उसमें बहुत सारा ही वो हो जाता है। जी बेसिकली तो वो जो उसके पीछे जो मस्तिष्क है उससे बड़ा प्रभाव पड़ता है मेरे हिसाब से, क्योंकि धर्म कोई भी धर्म है, कोई डॉक्ट्रिन है, वो तो न्यूट्रल है। वो उसके पीछे जो माइंड उसको इस्तेमाल कर रहा है वो अच्छा या ख़राब हो सकता है, बिल्कुल हथियार के जैसे। हथियार से रक्षा भी की जा सकती है, हथियार से नुकसान भी किया जा सकता है। तो धर्म तो मेरे हिसाब से ऐसा ही होता है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लाम जो वेस्ट की तरफ, जो अफ्रीका की तरफ बढ़ा, जिस समय 4 खलीफा थे, तो वो एक एग्ज़ाम्पल सेट करते हुए आगे बढ़ा सिंप्लिसिटी का। जो इस्लाम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ आया, अफ़गानिस्तान के रास्ते आया, टर्की के रास्ते आया, वो सेंट्रल एशियन नोमैड्स और जो कबीले थे उनकी एग्रेसिव जो एक प्रवृत्ति थी उसके साथ आगे बढ़ा, जिसने थोड़ा कहते हैं कि इस्लाम का एक एग्रेसिव और ख़राब फेस प्रस्तुत किया इस सब कॉन्टिनेंट के लिए, तो जिसका प्रभाव आज भी आपको दिखता है। तो जहाँ साउथ में इस्लाम एज ट्रेडर्स के माध्यम से गया, व्यापारियों के माध्यम से गया, तो उसकी इमेज अलग है। तो कोई सा भी धर्म हो वो मेरे हिसाब से तो न्यूट्रल है, उसके पीछे जो मस्तिष्क उसको इस्तेमाल करता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि क्या उसका प्रभाव पड़ता है। बुद्धिज़्म के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनकी यूनिवर्सलाइजेशन के बारे में सोचा जाए तो मुझे लगता है कोई भी जो दूसरा रिलीजन है वो एक्सक्लूड नहीं होता है। जी ऐसा क्या मानना है, कुछ दिखता है? जी बिल्कुल भी एक्सक्लूड, बहुत प्रैक्टिकल है। इवन बुद्ध ने, एकमात्र बुद्ध ऐसे प्रीचर हैं जो कहते हैं कि मेरा कहा मत मानो, पहले आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको ठीक लगता हो तो आप उसको मानिए। तो जबकि आप देखेंगे सारे जो प्रॉफिट्स हैं, सारे मैसेंजर्स हैं, वो कहते हैं, वो अपनी बात को सही ही कहते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप उसमें मानिए, विश्वास कीजिए, सिर्फ मेरे कहे पे विश्वास मत कीजिए। तो इस मामले में बुद्धिज़्म बड़ा कहते हैं कि एक आदमी को बड़ा स्पेस दे देता है, इंसान को बड़ा स्पेस दे देता है सीखने के लिए और प्रैक्टिकल होने के लिए।